गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के विषय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की थी। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग रिस्पायरेशन के विषय में बात करते हैं, क्योंकि रिस्पायरेशन भी हमारा जो बॉडी का फिजियोलॉजी है इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। रेस्पायरेशन इज द कैटाबोलिक, आप इसको देखेंगे, रेस्पायरेशन इज द कैटाबोलिक फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द ऑक्सीजन ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन एंड body's carbon dioxide through a liquid medium and utilize oxygen for the oxidation of foodstuffs that is the glucose in the mitochondria to produce energy। respiration जो होता है बच्चों एक प्रकार का कैटाबोलिक, एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, अर्थात इसमें फिजिकल एज वेल एज द केमिकल दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं। और ये कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें फूड स्टेप्स का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे मेटाबॉलिज्म के दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक एनाबोलिक और दूसरा होता है कैटाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है, एनाबोलिज्म में होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फूड स्टेप्स, और कैटाबोलिज्म में क्या होता है बच्चों, कैटाबोलिक में होता है दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड स्टेप्स। तो यहाँ क्या होता है, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया जो होती है ये कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। इसमें भोज्य पदार्थों का क्या होता है, विखंडन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक फिजियोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन एंड बॉडीज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन का और बॉडीज कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू अ मीडियम, और उस मीडियम का नाम है लिक्विड मीडियम। अब वो लिक्विड मीडियम चाहे वो वाटर के द्वारा हो रहा हो चाहे वो ब्लड के माध्यम से हो रहा है, अर्थात कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होकर जाता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व होकर जाता है। तो वही चीज़ है कि रिस्पिरेशन की प्रक्रिया एक कैटाबोलिक और फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जाता है और बॉडी सेल्स से प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर की ओर आता है और थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के द्वारा, और वो मीडियम कैसा होता है, एक्वाटिक मीडियम होता है, वो तो या तो वो वाटर हो सकता है या तो फिर ब्लड हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिस्पिरेशन क्या होता है कि एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन, यहाँ से आप देखेंगे एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ्स दैट इज द ग्लूकोज। और ऑक्सीजन क्या करता है कि जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है, जो भोजन हम लोग लेते हैं बच्चों, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भोजन पचता है वो किसके माध्यम से पचता है, वो पचता है ऑक्सीजन के द्वारा। अर्थात ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे भोजन पर रिएक्शन करता है और वो उसको कैटाबोलाइज कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको ब्रेकडाउन कर देता है और ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करता है। तो वो हमको क्या होता है, एक एटीपी मिलता है, और वो एटीपी कहाँ बनता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनता है। अर्थात देखिए वही कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा एरोबिक रिस्पिरेशन होता है बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो हमारे सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि हमारे भोज्य पदार्थों को ब्रेक डाउन करता है और वो क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, फिर हमको अपार एनर्जी देता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन वहीं होता है, अर्थात वहाँ जो फूड स्टेप से जाता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, अपार एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को हम एटीपी के रूप में लेते हैं। तो वो एनर्जी हमारा कौन बनाता है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो एक बार फिर से समझिए, रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक फिजियोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक प्रकार का कैटाबोलिक और फिजियोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, भोजन यहाँ टूटता है। इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल गैसेस, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, अर्थात इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला ऑक्सीजन और हमारे बॉडी सेल से बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के बीच थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम के द्वारा, और उस मीडियम को हम लिक्विड मीडियम कहते हैं। वो या तो ब्लड हो सकता है या तो फिर वाटर हो सकता है। और क्या करता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ्स, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन रिस्पिरेशन के द्वारा होता है और ये हमारे भोजन अर्थात फूड स्टफ्स को ऑक्सीडाइज करता है और क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी और थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो ये पूरा जो डेफिनेशन आप देखे हैं, तो ये रेस्पिरेशन का क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन होता है।
आप यहाँ देख रहे हैं जो फिगर में आप दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हम अपने मुख के द्वारा भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और नोज के द्वारा भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं या तो फिर जो हमारे मुख के द्वारा एयर जा रहा है, वो सब सीधे कहाँ जाते हैं, वो हमारे लंग्स एल्वेलाई के पास पहुँच जाते हैं ट्रैकिया के माध्यम से। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात हम श्वसन की प्रक्रिया मुख के द्वारा भी कर सकते हैं और नाक के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक, आइए हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिकली बच्चों रिस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायु श्वसन, दूसरा होता है अवायु श्वसन। एक को कहते हैं हम एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरे को क्या कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन, है ना। अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रिस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिस्पिरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिस्पिरेशन। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट रिस्पिरेशन किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए, body cells exchange gases with environment without aid of any respiratory organs and transportation by blood। अर्थात बॉडी सेल्स डायरेक्ट रिस्पिरेशन में क्या होता है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं बनता है, इसमें केवल और केवल एक कोशिका अर्थात बॉडी सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द रिस्पायरेशन। अर्थात श्वसन की प्रक्रिया केवल और केवल बॉडी सेल्स के द्वारा होता है विथ एनवायरनमेंट, अर्थात एनवायरनमेंट के द्वारा जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आता है और हमारे शरीर से बाहर जाता है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का क्या कह रहा है, विदाउट एड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यहाँ किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का ऐड नहीं होता है, अर्थात उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो बिना किसी हेल्प के बिना किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प के बगैर और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड अर्थात ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता, यहाँ ब्लड नहीं पाया जाता है। तो बिना ब्लड के और बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अर्थात केवल और केवल सेल के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार के रिस्पिरेशन को हम डायरेक्ट रिस्पिरेशन कहते हैं। और ये किसमें देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक कोश की जंतु होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही कोशिका के द्वारा उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें तो उसमें कौन आते हैं, प्रोटोजोआंस आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है और गैसों का आदान प्रदान एक मीडियम के द्वारा अर्थात वाटर के माध्यम से होता है। स्पंजेस भी उसी में आती हैं, निडेरिया, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म और क्या कहते हैं इंसेक्ट्स, इन सब में जो होता है बच्चों यहाँ ब्लड नहीं पाया जाता है और यहाँ कोई स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। इनमें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के द्वारा कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इनके लिए कोई स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं बनता है, न तो यहाँ ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रकार का जो रिस्पिरेशन जिसमें किसी प्रकार का कोई रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा नहीं होता है, ऐसे प्रकार के रिस्पिरेशन को हम डायरेक्ट रिस्पिरेशन कहते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, स्पंज में, निडेरिया में, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, इंसेक्ट, इन सब में देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन देखें तो इसमें क्या कर रहा है, देयर इज अ रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ब्लड इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। यहाँ क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ गैसों का आदान प्रदान करने के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस और ब्लड की आवश्यकता होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस, गैसों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, बिटवीन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड बॉडी सेल्स, अर्थात रेस्पिरेटरी सरफेस और बॉडी सेल्स। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, अर्थात हमारा लंग्स की जो एल्वेलाई होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन हमारे बॉडी टिश्यूज में पहुंचेगा और बॉडी टिश्यूज से प्रोड्यूस जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में पहुंचेंगे। तो बॉडी सरफेस और सेल्स के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ हमको एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान रेस्पिरेटरी सरफेस और बॉडी सेल्स के द्वारा होता है, बॉडी सेल्स के बीच होता है। ऑर्गन्स हैविंग द रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन जिनमें रेस्पिरेटरी सरफेस पाया जाता है उसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जिसमें क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस पाया जाता है, उसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन का उदाहरण है। इसमें देखिए हमारे लंग्स के एल्वेलाई से ऑक्सीजन सीधे हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच रहा है और हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज या सेल्स से के ब्लड वेसल्स में जो डीऑक्सीजनेटेड बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स एल्वेलाई में जा रहा है।
तो ऑक्सीजनेटेड अर्थात ऑक्सीजन जो होता है हमारे लंग्स के एल्वुलाई से हमारे ब्लड वेसल्स में आना और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाना, ये पूरी प्रक्रिया इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कहलाती है, जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस और सेल के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा लंग्स है और सेल्स क्या है? ये हमारा क्या हो रहा है वेसल्स के द्वारा, अर्थात वेसल्स के बीच में जो हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं गैसों का, इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, आइए अगर हम देखें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन वेरियस एनिमल्स, तो इस संसार में बच्चों विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं फॉर द विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेशन करने के लिए। तो देखिए सब में अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं और अलग अलग टाइप से होते हैं। तो पहला जो है बच्चों वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। फ्री लिविंग, देखिए फ्री लिविंग एसेलुलर प्रोटिस्ट्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज द मल्टीसेलुलर एनिमल्स प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अर्थात जो फ्री लिविंग एसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, अर्थात जो फ्री लिविंग होते हैं, हम प्रोटिस्ट पैरासाइट्स की बात नहीं करते हैं, कुछ ऐसे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्री लिविंग पाए जाते हैं, वाटर में एक्वाटिक मीडियम पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना की बात करें तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनका पूरा शरीर के लिए कोशिका का बना होता है। और कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी होते हैं जिनमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पाया जाता है। गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें गैसों का आदान प्रदान सीधे डिफ्यूजन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है ना, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात यहाँ जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। मीडियम क्या होगा? एक्वाटिक मीडियम होता है, अर्थात जल के द्वारा होगा, है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कुछ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम बात करें कि जो स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, जल में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। साथ ही साथ कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी होते हैं जिनमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पाया जाता है और गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक, दूसरा देखिए अगर हम देखें बॉडी वॉल या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा किस में रेस्पिरेशन होता है, तो इन प्रोटोजोआंस, स्पंज, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एनीलिडा एंड स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स सच एज द क्रस्टेशियन, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस दैट इज रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज अकर्स बाय द डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज जो होता है बच्चों, ये सीधे जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। यहाँ कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान जनरल बॉडी सरफेस। कौन किसमें किसमें? प्रोटोजोआ, स्पंज, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एनीलिडा और क्रस्टेशियन स्मॉल एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, इन सब में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, गैसों का आदान प्रदान जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। आइए कुछ आपके सामने फिगर है, तो ये देखिए ये अमीबा है, एक फ्री लिविंग एसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टेंस है। तो इसमें देखिए डिफ्यूज ऑक्सीजन जो होता है वाटर के माध्यम से, ये वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है एक मीडियम है, मैंने बताया ना मीडियम, तो मीडियम कौन सा है? एक्वाटिक मीडियम है। जल में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है ये इनके सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा क्या हो रहा है? डिफ्यूज करके अंदर की ओर आ रहा है और फिर बॉडी जो बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज करके बाहर इन्वायरमेंट में चला जा रहा है ना। तो ये गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, अर्थात जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है। दूसरा यहाँ अगर पैरामीशियम देखें बच्चों, तो पैरामीशियम जिसको हम स्पंज कहते हैं, स्पंज में भी जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। तो इनके बीच में जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे बच्चों, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, तो ऑस्टिया के द्वारा ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन होता है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है? ऑस्टिया के माध्यम से इनके अंदर कैविटी में आता है जिसको हम स्पॉन्जोसील कैविटी कहते हैं। और फिर इस कैविटी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों, ये ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है ना। तो इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, केवल और केवल जनरल बॉडी सरफेस है जिसके द्वारा क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, अर्थात ऑस्टिया के द्वारा डिजॉल्व ऑक्सीजन अंदर की ओर आता है और ऑस्कुलम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर एक्सपेल आउट हो जाता है ना। इसी प्रकार से अगर हम प्लेनेरिया की बात करें जिसको हम डुजेसिया कहते हैं, तो प्लेनेरिया में जिसको हम फ्लैटवर्म कहते हैं, देखिए प्लेनेरिया में भी कोई स्पेशल बॉडी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो इसमें भी देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अंदर की ओर आ रहा है थ्रू डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा बाहर की ओर एक्सपेल आउट हो जा रहा है। तो ये बॉडी वॉल के द्वारा हो रहा है ना। तो इनमें जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन है? बॉडी वॉल है। ठीक, तो आइए कुछ और रिमार्क अगर हम एक्सेप्शन के रूप में देखें बच्चों, तो एनीलिड्स को अगर हम देखें तो एनीलिडा में क्या होता है? स्किन दैट इज द कुटेनियस रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म गैसेस एक्सचेंज थ्रू द इंटायर बॉडी सरफेस। अगर हम एनीलिड्स में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म में
भिन्न भिन्न प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म, हम इनलिड्स की बात करेंगे तो जो फाइलम एनिलिडा है उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ढंग से रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है। स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसको हम कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो कुटेनियस रेस्पिरेशन किस में देखने को मिल रहा है? अर्थवर्म में देखने को मिल रहा है ना। तो जिसको हम क्या कहते हैं? फेरेटिमा पोस्थुमा। तो इसमें देखिए गैसेस एक्सचेंज थ्रू द इंटायर बॉडी सरफेस, इनके पूरे बॉडी सरफेस से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इनके स्किन जो होते हैं बच्चे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द रिस्पायरेशन। तो स्किन में सब जगह इनका क्या होता है? स्किन के द्वारा कार्बन ऑक्सीजन पेनिट्रेट करके इनके बॉडी के अंदर आता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर की ओर एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इनके पूरे बॉडी सरफेस से गैसों का आदान प्रदान देखने को मिलता है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों तो पैरापोडिया के द्वारा किस में होता है? पैरापोडिया दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल। पैरापोडिया होता क्या है? ये बॉडी वॉल का आउट ग्रोथ होता है, ओवर ग्रोथ जिसको कहते हैं। जो निरिस होता है बच्चों एनिलिडा का ही एक मेंबर्स है, जिसको हम ये एक प्रकार का मरीन ऑर्गेनिज्म होता है, समुद्र में पाया जाने वाला होता है, इसको हम निरिस कहते हैं। तो निरिस में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है पैरापोडिया के द्वारा होता है, क्योंकि पैरापोडिया जो होता है हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स वहाँ पाए जाते हैं। तो इनमें जो पैरापोडिया होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ द रेस्पिरेशन। और ये पैरापोडिया क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल। उनके बॉडी वॉल का एक ओवर ग्रोथ होता है, बॉडी वॉल का ही थोड़ा सा ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिसको हम पैरापोडिया कहते हैं। और ये पैरापोडिया क्या होता है? इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। इसमें लोकोमोशन कराने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो लोकोमोशन एज वेल एज द रेस्पिरेशन दोनों की प्रक्रिया पैरापोडिया के द्वारा होता है निरिस में, है ना। और वहीं अगर एक और एनिलिड्स की बात करें तो जो एम्फीट्राइट्स होता है, एम्फीट्राइट्स में एक्सटर्नल गिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो आप देख लीजिए कि इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एनिलिडा से ही गिल्स इवॉल्व हो चुके हैं, अर्थात अब एक नया ऑर्गन आ गया है गिल्स। तो गिल्स के द्वारा क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिला, तो एनिलिड्स में ही गिल्स डेवलप हो चुके थे, है ना। तो गिल्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एम्फीट्राइट्स। तो एम्फीट्राइट्स में एक्सटर्नल गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो तीन अलग अलग मेंबर्स में हम अलग अलग रेस्पिरेशन देखे कि एनिलिडा का पहला मेंबर हमने देखा अर्थवर्म में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन, जिसको हम कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। वहीं हम निरिस में देखें कि उसमें पैरापोडिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम पैरापोडियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और वहीं एम्फीट्राइट्स में हम लोगों ने देखा कि एनिलिडा का एक ऐसा मेंबर है जिसको हम एम्फीट्राइट्स कहते हैं, इसमें एक्सटर्नल गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। आइए हम देखते हैं कि गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन किस में होता है। तो जिसमें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है उसको हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांकियल रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ द हायर एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स सच एज द प्रॉन एंड क्रेफिश, साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेस हैव द गिल्स फॉर एक्वाटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो हायर एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जल में पाए जाने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों, उनमें गिल्स इवॉल्व होता है फॉर द पर्पज ऑफ द एक्वाटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। जल में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो गिल्स के द्वारा होता है। जैसे जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा होता है बच्चों, वो भी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। किसके द्वारा करता है? गिल्स के द्वारा, क्योंकि वो एक्वाटिक मीडियम पाया जाता है। और जब फ्रॉग हो जाता है बच्चों तो उसमें फ्रॉग में डिफरेंट प्रकार के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। उसमें कुटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, उसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, उसमें बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है। 3 प्रकार से रेस्पिरेशन फ्रॉग में देखने को मिलता है। लेकिन जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा होता है उसमें गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो एक्वाटिक मीडियम में रहता है। तो उसमें अगर हम पूछें कि टेडपोल में किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है। आइए हम बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द हायर एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, हायर एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स में जिसमें हम प्रॉन और क्रेफिश को लेते हैं, साइक्लोस्टोम्स ऑफ फिश, चूंकि ये एक्वाटिक मीडियम में रहते हैं, तो इसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा होता है फॉर द एक्वाटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ एक और लिख लेंगे, टेडपोल लार्वा जो होता है फ्रॉग का, उसमें भी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि एक्वाटिक मोड में पाया जाता है। आइए एक चीज़ और देखते हैं, एक एक्सेप्शन क्या है। लंग्स फिश जैसे डिप्नोए रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस टू द लंग्स, दैट इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें गिल्स पाए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द एक्वाटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लंग फिश है जिसको हम डिप्नोए कहते हैं, ये भी एक्वाटिक मीडियम में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा नहीं बल्कि लंग्स के द्वारा होता है। तो आप इसको एक चीज़ और रिमार्क कर लेंगे कि इस जैविक संसार में, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डिप्नोए एक ऐसा फिश था जो एम्फीबियंस बन चुका था, अर्थात उसमें दोनों टेंडेंसी थी। वो एक्वाटिक मोड में भी रेस्पिरेशन कर सकता था और टेरेस्ट्रियल मोड में अर्थात एरियल मोड में भी रेस्पिरेशन कर सकता था। वो जल में भी, जब वो जल में जाता था तो वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता था, और जब वो बाहर आता था तो वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन। तो डिप्नोए में लंग्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द पर्पज ऑफ द एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जबकि ये मीडियम किस में रहते थे? एक्वाटिक मीडियम में पाए जाते हैं ना। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, लंग्स फिश जो डिप्नोए होता है उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया लंग्स के द्वारा, दैट इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं।
आइए अब देखते हैं लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज द एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड लंग्स फॉर द एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। स्थल पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें और मैमल्स में, तो इसमें लंग्स वेल डेवलप्ड होता है जिसमें एरियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जो शुष्क ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के अंदर लेते हैं और फिर एक लिक्विड मीडियम अर्थात ब्लड के माध्यम से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाते हैं और लंग्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर एक्सपेल आउट कर देता है। तो सीधे हम ड्राई एयर को ले रहे हैं। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक्वाटिक मीडियम में, कि जल में घुलित ऑक्सीजन को हम ले रहे थे और ऑर्गेनिज्म में जो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो हाईली इवॉल्व जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जैसे एनिलिड्स के जिसमें हम एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, तो इसमें लंग्स वेल डेवलप्ड पाया जाता है और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया एरियल मोड में देखने को मिलता है। एक और एक्सेप्शन क्या है, इवन इन केस ऑफ aquatic mammals like whale dolphin have lungs for the pulmonary respiration। अभी हम बात कर रहे थे कि जो aquatic मीडियम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें गिल्स पाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द aquatic मोड ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ कुछ अलग है। अलग क्या है, इवन यहाँ तक कि aquatic मीडियम में पाए जाने वाले डॉल्फिन और व्हेल्स जो रहते तो हैं जल में, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पल्मोनरी मोड में होता है, अर्थात एरियल रेस्पिरेशन करते हैं। ये भले ही ये जल में रहते हैं लेकिन इनके अंदर गिल्स नहीं रिस्पॉन्सिबल है, इनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो लंग्स के द्वारा होती है। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अभी हम डिप्नोए की बात कर लिए थे कि डिप्नोए क्या होता है, रहता तो है एक्वाटिक मीडियम लेकिन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया लंग्स के द्वारा होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक उसी प्रकार से व्हेल और डॉल्फिन भी होते हैं, या ऐसे मैमल्स हैं जो जल में रहते हैं, एक्वाटिक मोड में रहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया एरियल मोड में करते हैं, अर्थात लंग्स से रिस्पॉन्सिबल होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसमें देखने को मिलता है। आइए एक और नोट्स, एक रिमार्क देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉग में। तो रिस्पिरेशन बाय स्किन, दैट इज द कुटेनियस रेस्पिरेशन, लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, लंग्स, दैट इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो देखिए अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में बहुत स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेशन होता है। वो क्या होता है, जब वो हिबरनेशन में होता है, जब सुप्तावस्था में जमीन के अंदर लगभग 30 फीट की गहराई में चला जाता है, तो उस समय वो क्या करता है कि मिट्टी के द्वारा, अर्थात जो नम दीवारें होती हैं उनके द्वारा, स्किन के द्वारा वो ऑक्सीजन को अंदर की ओर ले लेता है। तो इस प्रकार का रेस्पिरेशन जो स्किन के द्वारा होता है उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फ्रॉग में कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है एट द टाइम ऑफ द हिबरनेशन। लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, इसमें क्या होता है, बक्कल कैविटी के द्वारा। कभी देखिए फ्रॉग जब बोलता है तो उसमें एक क्या होता है, एयर से बाहर की ओर आता है, तो क्या करता है, बार बार मुंह को खोलता है, बंद करता है। तो वो क्या करता है, वो बक्कल कैविटी के द्वारा, अपने मुख के द्वारा ऑक्सीजन अंदर की ओर लेता है, तो उसको हम बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वो मुख के द्वारा लेता है, बक्कोफेरेंजियल। और तीसरा क्या होता है, लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी वो करता है, अर्थात उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया लंग्स के द्वारा भी होती है। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन, अर्थात हाईली स्पेशलाइज्ड जो रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है वो फ्रॉग में देखने को मिल रहा है। लंग्स आर पुअरली डेवलप्ड इन फ्रॉग, फ्रॉग में लंग्स पुअरली डेवलप होता है, ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो दोनों मीडियम में पाया जाता है, वो एम्फीबियंस है, जलीय और स्थलीय दोनों है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जल में रहता है, बहुत कम समय ही स्थल पर रहता है, इसलिए इसमें लंग्स ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। ज़्यादा उसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है ना, किसमें, फ्रॉग में। कौन कौन, कुटेनियस रेस्पिरेशन, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एज वेल एज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो तीनों के द्वारा श्वसन करता है, हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कहीं भी रहेगा श्वसन कर सकता है ये, है ना। जैसा कि इस फिगर में देखिए, ये अपने मुख के द्वारा मुख को खोल के क्या करता है, श्वसन करता है, तो उसको हम बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करें। यहाँ देखिए टैडपोल के विषय में दिया है, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, किसमें टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, नेक्ट्यूरस, प्रोटियस, साइरेंस, एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ अमेरिकन टाइगर सैलामेंडर हैव द एक्सटर्नल गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। चूंकि ये एक्वाटिक मीडियम में पाए जाते हैं इसलिए इसमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा होता है। ये एम्फीबियंस हैं, तो एम्फीबियंस में किसमें टैडपोल ऑफ फ्रॉग, नेक्ट्यूरस, प्रोटियस, साइरेन, एक्सोलॉटल लार्वा जो अमेरिकन सैलामेंडर्स होते हैं, टाइगर सैलामेंडर, इन सब में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बच्चों गिल्स के द्वारा होता है ना, अर्थात ये एक्वाटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ और चीज देखते हैं कि रेप्टाइल्स में लंग्स के सिवाय भी किसके द्वारा श्वसन हो रहा है। तो इन रेप्टाइल्स, यहाँ देखेंगे, इन रेप्टाइल्स सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स सो क्लोएकल रेस्पिरेशन आल्सो। रेप्टाइल्स में अगर हम एक ऐसे रेप्टाइल्स की बात करें जिसको हम टर्टल्स कहते हैं, जिसको हम कछुआ कहते हैं, तो कछुआ में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो क्लोएकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। किसके द्वारा, उनमें क्लोएका के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो क्लोएकल मोड ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें देखने को मिलता है, क्लोएकल रेस्पिरेशन जिसमें देखने को मिलता है वो टर्टल्स होता है, वो भी एक प्रकार का रेप्टाइल्स होता है। तो यहाँ लंग्स के द्वारा रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, किसके द्वारा, क्लोएका के द्वारा। तो क्लोएकल रेस्पिरेशन, ये एक रिमार्क है, एक्सेप्शन है, आप इसको लिख लीजिए।
कि टर्टल्स में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होता है, वो क्लोएकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। आइए देखते हैं बुक लंग्स के द्वारा किस में रेस्पिरेशन होता है। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एरेक्निड्स सच एज द स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। जो स्पाइडर और स्कॉर्पियन होता है बच्चों, उनके लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम बुक लंग्स कहते हैं। तो बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया किसमें देखने को मिलता है, स्कॉर्पियन में, स्पाइडर्स, और ये एरेक्निड्स कहे जाते हैं, ठीक ना, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए देखते हैं बुक गिल्स के द्वारा किसमें होता है। बुक गिल्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ किंग क्रैब, दैट इज द लिमुलस। ये जो होता है लिमुलस क्या होता है बच्चों, ये एक लिविंग फॉसिल्स है जो जैसे पहले था एट द टाइम ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जब जिस समय उसका ओरिजिन हुआ था जैसे वो तब था वैसे आज भी है, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशन नहीं देखने को मिला है, किसी प्रकार का कोई जैव विकास नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो जो किंग क्रैब होता है जिसको हम लिमुलस कहते हैं, इसमें बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एक प्रकार का एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ये जल में रहने वाला प्राणी है। तो इसमें क्या पाया जाता है, बुक गिल्स पाया जाता है, क्योंकि ये लंग्स में कन्वर्ट, क्योंकि जैसे था वैसे ही रह गया, इसमें किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आइए अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलता है। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन आर फाउंड इन इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, टिक्स एंड अदर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। तो इनमें क्या होता है बच्चों, जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं, मैंने बताया कि एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स को क्रस्टेशियन कहते हैं जिसमें क्रेफिश और प्राण आते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जो स्थल पर पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स को हम पढ़ते हैं, टिक्स को पढ़ते हैं, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, इन सब में जो होता है बच्चों ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। किसके द्वारा, ट्रैकिया, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन है ना। दे हैव नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें किसी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, जबकि हम लोगों में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन इनमें किसी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। इसको आप रिमार्क कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो दे हैव नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, और इनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है ना। आइए अगला हम देखें, इन मोलस्कन्स, मोलस्का में किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। अगर हम ये देखें बच्चों, यूनियो, मोलस्का के एक प्राणी है जिसको हम यूनियो कहते हैं। तो यूनियो में क्या पाया जाता है, टिनिडिया, और टिनिडिया को हम गिल्सी कहते हैं, क्योंकि यूनियो भी क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं। तो इनके लिए जो गिल्स के रूप में ही होता है जिसको हम टिनिडिया कहते हैं। तो टिनिडियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है यूनियो में। और वहीं अगर हम पाइला में देखें जिसको हम घोघा कहते हैं, वो भी एक्वाटिक मोड में पाया जाता है। तो इसमें टिनिडिया एज वेल एज द पल्मोनरी सैक दोनों पाया जाता है। तो पल्मोनरी सैक और टिनिडिया के द्वारा रेस्पिरेशन पाइला में होता है, जबकि टिनिडिया के रूप में रेस्पिरेशन यूनियो में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इकाइनोडर्मेट्स की बात करें, जो सितारा मछली जिसको कहते हैं, तो ट्यूब फीट एंड डर्मल ब्रोंकी इन स्टारफिश। स्टारफिश में क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में ट्यूब फीट पाया जाता है या डर्मल ब्रोंकी कहते हैं। और वहीं हम सी कुकुम्बर की बात करें, ये भी क्या होता है, इकाइनोडर्म्स होता है, इकाइनोडर्मेट्स भी ही कहा जाता है। तो सी कुकुम्बर में क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोएकल रेस्पिरेटरी ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन सी कुकुम्बर। और स्टारफिश में क्या है, ट्यूब फीट या डर्मल ब्रोंकी के द्वारा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करें, तो जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया फेरेंजियल वॉल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फेरेंजियल वॉल्स के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने रेस्पिरेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के रूप में हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन कैसा होता है, कैटाबोलिक फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट प्रकार के रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा हम लोगों ने देख लिया है। तो अब बच्चों उम्मीद है कि आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर बच्चों हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, पसंद हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से हो सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।